गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 1.5 में और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है मान लीजिए कि यहाँ u बराबर, यानी u यहाँ क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट 1 से लेके 9 तक है। a एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। b एक सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 है। और c एक और सेट दिया है जिसके एलिमेंट 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले में कह रहा है a का कॉम्प्लीमेंट, a का पूरक। तो हम लोग क्या करेंगे, a का पूरक निकालना है। तो हम लोग समष्टि समुच्चय में से ये सारे एलिमेंट छोड़ देंगे जो a के एलिमेंट है, बाकी जो बचे हुए हैं यानी कि 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अच्छा, दूसरे में कह रहा है b का पूरक, b का पूरक। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 4 6 8 को समष्टि समुच्चय में से छोड़ देंगे। 2 4 6 8 बचे हुए एलिमेंट हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हम लोग 2 4 6 8 ये छोड़ देंगे, बाकी जो और नंबर हो गए सारे आ गए। चलिए अब तीसरा देखिए, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक चीज बताओ, पहले मैं ए यूनियन सी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन सी की बात करेंगे तो ए यूनियन सी आपका आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा। 1 से देखो 1 2 3 4 इसमें है और यहाँ भी 3 4 है, तो दोनों में जो घनिष्ठ है एक बार, और जो बचे हुए ए और सी में जो होंगे वो सारे भी लिखना होगा। अब इसका पूरक निकालना है, ए यूनियन सी का पूरक। तो पहले मैंने ए यूनियन सी निकाल लिया, अब इसका पूरक कर देते हैं, यानी कि समष्टि समुच्चय में 1 से लेकर 6 तक छोड़ देना होगा, यानी कि इसका आ जाएगा आपका 7 8 9। ठीक है, चौथा देखते हैं, 4 नंबर दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 है और 4 है, दोनों में 2 और 4 दोनों में है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 6 8। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, और जो इसमें एक्स्ट्रा होगा, इसमें एक्स्ट्रा होगा, वो सारे भी आ जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये ना, आपको पता ही है, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में छोड़ के जो बच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 5 बच जाएगा, 6 तो इसमें है, 7 बच जाएगा और 9 बच जाएगा, 5 7 9 आ जाएगा इसका। चलिए 5 नंबर देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए का पूरक निकालोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 6 7 8 9, और फिर से इसका पूरक कह रहा है, फिर से इसका पूरक। तो फिर से इसका पूरक करोगे तो 5 6 7 8 9 का पूरक क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि फिर से आपका सेट ए आ गया। तो मैंने इसको प्रूव कराया था ना कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। चलिए देख रहे हैं ना, फिर से सेट आपका ये आ गया। 6 नंबर देखिए, कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखो बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिए आपका क्या है, आपका दोनों में 4 है, 4 है और 6 है, 4 है और 6 है, दोनों में 4 है और 6 है। तो बी के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो सी में नहीं हो। चलिए बी माइनस सी का मतलब ही ना होगा, दोनों में 4 और 6 है, 4 और 6 है दोनों में, इसमें क्या बच जाएगा 2 और 8 ना, तो बी का एलिमेंट बच जाएगा 2 और 8। तो यही आपका बी माइनस सी हो जाएगा। अब इसका पूरक निकालना है, तो 2 और 8 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, यानी कि 1 3 4 5 6 7 9, ये आपका b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ, यानी यदि यूनिवर्सल सेट आपका दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। ठीक है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। चलिए पहला देखते हैं, ए का पूरक यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी सी को इसमें से छोड़कर जो बच गया आपका डी ई एफ जी एच। ठीक है, सेकंड में कह रहा है बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो देखो इसमें डी ई एफ जी छोड़कर बाकी जो बच गया, तो आपका हो जाएगा ए बी सी और एच। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये ए सी ई जी को इसमें से छोड़ देना होगा, ए सी ई जी, यानी कि बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा और एच बचेगा। चलिए आपका 4 नंबर इसका देखो, हमें डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी कि इसमें से एफ जी एच ए छोड़ना होगा, एफ जी एच और ए छोड़ना होगा, यानी कि आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा बी सी डी ई, यही ना बच जाएगा। समझ गए, कितना सिंपल है। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या दिया है,
तो वह दिया है x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ तक दिया है, अनंत तक दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का इसका पूरक निकालना है। x कॉलन x एक प्राकृत सम संख्या है, तो प्राकृत सम संख्या इसमें से छाट देंगे तो प्राकृत विषम संख्या बचेगा, यानी कि पहले वाले का पूरक क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा x कॉलन x एक विषम विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, या सम दिया है तो सम को इसमें से छाट देंगे तो विषम ही ना बचेंगे, तो उसका पूरक समुच्चय हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। चलिए दूसरा देखते हैं। x कॉलन एक विषम संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसमें से जब विषम संख्या छाट देंगे तो सम बचेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि x कॉलन x, समझ गए ना, इसका पूरक निकाल रहे हैं तो इसको इसमें से छाटना होगा ना, जो बचेंगे इसमें, तो अगर मैं प्राकृत विषम संख्या काट दूं तो सम बचेगा, तो एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या या प्राकृत सम संख्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया है कि x संख्या 3 या 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज, यानी 3 का मल्टीपल इसमें 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इन्हीं सबको ना छोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि सारे प्राकृत संख्याएं हम लोग ले सकते हैं, सारे प्राकृत संख्या ले सकते हैं, लेकिन 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, और x 3 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, क्योंकि 3 के गुणज वाले इसमें एलिमेंट है, तो 3 के गुणज वाले को छांट देंगे तो वो सारे प्राकृत संख्या आ जाएंगे, लेकिन 3 को गुणज वाले को छोड़कर। ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अभाज्य संख्या जब छांट दीजिएगा, इसमें से जब हम लोग अभाज्य संख्या छांट देंगे इसमें भाज्य संख्या बचेंगी, धन भाज्य संख्या बचेंगी, जब अभाज्य संख्या काट देंगे तो भाज्य संख्या बचेगी, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो इसको भी लेना होगा। तो इसको कैसे लेंगे, इसको लिखेंगे x कॉलन x एक धन भाज्य संख्या है, धन भाज्य संख्या है, धन भाज्य संख्या है, और x जो है 1 के बराबर भी है, समझ गया ना। धन भाज्य तो है, तो धन ब्याज में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसके बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसलिए मैं एक को भी तो लेना होगा ना जी, क्योंकि इसमें से सिर्फ अभाज्य संख्या को ही हटाना होगा, पूरक निकालेंगे तो इसमें से अभाज्य संख्या हटाएंगे तो यही सब ना आपके बचेंगे, सभी भाज्य संख्या बचेंगी, लेकिन एक 1 भी बचेगा, है ना जी। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को। चलिए अगला इसका 5 नंबर, 5 नंबर में कह रहा है कि x कॉलन x 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो इसमें से जब 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या की बात करेंगे तो 3 6 9 12 ये सब हटाओगे, और 5 10 15 20 ये सब भी हटाओगे, तो इसको हटा देंगे तो बाकी जो प्राकृत संख्याएं बचेंगी वो सारे प्राकृत संख्या लेंगे। ठीक है, सारे प्राकृत संख्या तो लेंगे ही, लेकिन ना तो वो 3 से भाजोगी और ना ही 5 से भाजोगी, क्योंकि इन सबको छांट देना है। ठीक है ना, इसमें से उन सबको छांट देना है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं किस तरह से, x कॉलन x बिलोंग्स टू n होगा, प्राकृत संख्या होगा वह, लेकिन क्या होना चाहिए, तो x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो 3 तथा 5 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, यानी कि उसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा और 5 से भी भाग नहीं लगेगा, तभी ना वो आपका पूरक समुच्चय हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग यानी कि इसमें से 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो उसको छाट देंगे तो सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन जो पूर्ण वर्ग वाले होंगे वही सिर्फ हटेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं x कॉलन x बिलोंग्स टू n, है ना, बिलोंग्स टू n, और x एक क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब वो सारी प्राकृत संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या को छाट देना है, समझ गया ना, इसका मतलब समझ रहे ना, या पूर्ण वर्ग है यानी कि इसमें से 1 4 9 16 ये सब हटा देंगे तो वो सारी प्राकृत संख्याएं आएंगी, लेकिन वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना जी। चलिए 7 नंबर, एक पूर्ण धन संख्या है,
एक पूर्ण धन संख्या है। तो एक पूर्ण धन संख्या, इसमें से अगर धनात्मक संख्याओं को हटाओगे, सॉरी पूर्ण घन कह रहा था मैंने, धन देख लिया, पूर्ण घन है, किसी ना किसी का क्यूब है, तो क्यूब हटा दोगे, 1 हटाओगे, 8 हटाओगे, 27 हटाओगे, यही सब ना हटाओगे, 1 हटाएंगे, 8 हटाएंगे, 27 हटाएंगे, यानी कि सारी प्राकृत संख्या आएंगी, लेकिन ये पूर्ण धन संख्याएं नहीं आएंगी। तो यहाँ पे x कॉलन x, x बिलोंग्स टू n, लेकिन x एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो किसी का पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, समझ गए ना। 1, 8, 27 यही ना होता है आपका, 64 यही ना होता पूर्ण धन संख्या। तो इन सबको छाट देंगे तो सारी प्राकृत संख्या तो आएंगी, लेकिन पूर्ण धन संख्या ये हट जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं, इसका 8 नंबर। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3, यानी कि इसमें सिर्फ एक 3 ही एलिमेंट है, इसमें एक 3 ही एलिमेंट है, तो 3 का पूरक, तो इसमें से सिर्फ 3 हटेगा, बाकी सारी प्राकृत संख्या आ जाएंगी, यानी कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n तथा x नॉट इक्वल टू 3, समझ गए ना, x 3 के बराबर नहीं है, समझ गए ना। कोई भी प्राकृत संख्या हो जाएंगी, लेकिन 3 को छोड़कर, क्योंकि 3 का हमें पूरक ले निकालना था। चलिए बाकी बचे हुए को देखते हैं। चलिए अगला देखो 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाके इसमें घटेगा तो आपका आ जाएगा 4, ये जाएगा भाग में, यानी कि इसका सिर्फ वैल्यू 2 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है x कॉलन x बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन बस 2 को छोड़कर, तथा x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे ना बात को। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। x जो है यहाँ पे क्या है, 7 और 7 से बड़ी, 7 और 7 से बड़ी, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा, यानी कि हमें 7 से छोटी जो भी संख्या होगी इसमें 7 से बड़ी सब छाट देंगे तो बचेगा 7 से छोटा ही ना, यानी कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n तो होगा, लेकिन जो 7 से छोटा होगा, समझ गए ना। चलिए 11 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे देखो x कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x इज ग्रेटर देन 9, यानी x जो है 9/2 से बड़ा है, यानी कि x का मान 4.1/2 से बड़ा, 4.1/2 से बड़ा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको छोड़कर इसके इधर की सारी संख्याएं हमें लेना होगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे कि x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन यहां पर क्या देखना होगा कि x का मान 9/2 से क्या हो, छोटा हो ना, 9/2 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे यह x का मान 9/2 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ 9/2 से छोटा लेंगे, ठीक है, 9/2 से छोटा हो, ठीक है, 9/2 से छोटा हो, सॉरी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ x का मान क्या है, तो 4.1/2 से बड़ा, तो इससे बड़ा आपका 5, 6, 7, 8, 9, तो उससे छोटा ही ना सारी प्राकृत संख्या लेंगे, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यही ना आपकी प्राकृत संख्याएं बचेंगी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट एक दिया है और एक बी सेट दिया है, तो हमें ये सत्यापित करना है, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, उसी को हमें सत्यापित करना है। पहला देखिए, हम लोग यहाँ LHS ले लेते हैं पहले, LHS, ठीक है, दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले A यूनियन B बताओ क्या होगा, तो A यूनियन B की बात करें तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 देख रहे हैं दोनों में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही सब ना सारे आपके एलिमेंट होंगे, तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये सारे एलिमेंट इसमें से छोड़ने होंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो आपका 1 और 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका LHS है। अब RHS से लेते हैं। RHS में क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A का पूरक अगर निकालोगे तो इसमें से 2, 4, 6, 8 को छोड़ना होगा, यानी कि आपका बच जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2, 3, 5, 7 को छोड़ना होगा इसमें से, तो आपका बच जाएगा 1, 4, 6, 8, 9।
अच्छा, दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में 1 है और क्या है जी, 1 है और 9 है, और कोई तो एलिमेंट नहीं दिख रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1 और 9, तो देखो तो LHS RHS के बराबर नहीं हो गया, LHS बराबर RHS, समझ गए ना। चलिए अब दूसरा वाला भी इस पे प्रूव कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर भी इसका बहुत ही आसान है। सेकंड नंबर का आप पहले LHS ले लो। LHS में क्या दिया है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो आप देखो A इंटरसेक्शन B, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो पहले क्या होगा, तो देखो दोनों में सेम क्या है, दोनों में 2 है, और कोई है क्या एलिमेंट, नहीं है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 ही ना है, दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 7 है, कुछ नहीं है, तो इसका कंप्लीमेंट की बात करते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट यानी कि इसमें सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, यानी 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब RHS लो, RHS में क्या है आपका, A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट, तो A का पूरक यानी 2 4 6 8 को छोड़ के इसमें जो बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है, और यूनियन B का कंप्लीमेंट यानी इन सबको छोड़कर जो आपके सेट यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 1 4 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यही ना आएगा आपका। चलिए अब दोनों का यूनियन, तो दोनों के यूनियन की बात करें तो दोनों में 1 है, अच्छा 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, यही ना आपका आएगा दोनों का यूनियन। तो देखिए तो यह और यह सेम ही ना हो गया, तो यहाँ से हमने देखा LHS RHS के बराबर है, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, हमें वेन आरेख बनाना है। पहला देखिए A यूनियन B का कंप्लीमेंट, तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दिया रहता है क्वेश्चन में कि A और B में क्या संबंध है, उसको दर्शाया रहता है। मैंने आपको बता रखा था ना 4 4 5 5 केस, ऐसा दे देता कि A प्रॉपर सबसेट है B का कि नहीं है, या B प्रॉपर सबसेट है A का कि नहीं है, ये सारा किस केस देता ना तो थोड़ा अच्छा रहता फिगर बनाने में। इन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। पहले के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि A ना तो B का प्रॉपर सबसेट है और B ना तो A का प्रॉपर सबसेट है, तो जाहिर सी बात है A यूनियन B आपका इस तरह से होगा, A यूनियन B आपका इस तरह से होगा, यह A यूनियन B का मतलब A वाले भी एलिमेंट और B वाले भी एलिमेंट, तो हमें इसका कंप्लीमेंट करना है। यह अभी जो फिगर बन रहा है, अगर मैं इसको रंग दूं, इस पूरे को रंग दूं, इसको रंग दूं, इसको रंग दूं, इसको रंग दूं, तो ये किसका फिगर बन गया, A यूनियन B का। लेकिन हमें इसका कंप्लीमेंट बनाना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, A यूनियन B के कंप्लीमेंट के लिए ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसके अंदर सेट A हो जाएगा, यह सेट B हो जाएगा, है ना जी, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट को छोड़कर, यानी बाहर वाले सारा रंगेंगे, A यूनियन B को छोड़कर बाकी जो बाहर वाला ये रंग देंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं, समझ गए ना। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, मैं यहाँ पे एक सेट A ले लेता हूँ और दूसरा सेट B ले लेता हूँ, ठीक है, समझिए यहाँ पे यह A है और यह B है। अच्छा A का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, A का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि A को छोड़कर बाकी पूरे बाहर वाला, ठीक है, बाकी पूरा बाहर वाला। अच्छा B का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, B को छोड़कर बाकी पूरा बाहर वाला, बाकी पूरा बाहर वाला। तो देखो यहाँ देखो क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, तो A को छोड़कर पूरा बाहर वाला और यहाँ B को छोड़कर पूरा बाहर वाला, यानी दोनों में कॉमन तो आपका यही ना दिख रहा है, यही ना एरिया दिख रहा है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं दोनों के लिए सेम ही फिगर होगा, क्योंकि A यूनियन B का कंप्लीमेंट A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के बराबर होता है ना जी, होता है ना, दोनों का वैल्यू बराबर, तो यानी कि यही दोनों के लिए सेम फिगर होगा, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तीसरा देखो A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। चलिए थोड़ा इसको समझ लिया जाए। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पे ये सेट A हो गया और यह सेट B हो गया, ठीक है, यह सेट आपका A है और ये सेट आपका B है। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं, सिर्फ A इंटरसेक्शन B की, तो यह वाला पार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट की बात करूंगा, A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट की बात करूंगा, देखो थोड़ा समझ लो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ सेट A, अलग अलग फिगर मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए।
या आपका सेट ए या सेट बी। तो इंटरसेक्शन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, तो यह वाला पार्ट हो रहा है। तो अगर इसके कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो इसी को यूनिवर्सल सेट में छोड़कर जो बच जाएगा, यानी कि यह भी रंगेंगे और दोनों में जो कॉमन है बस उतना ही पार्ट छोड़ेंगे। यह भी रंगेंगे, या बाहर भी रंगेंगे, पूरा पूरा एरिया रंगेंगे, पूरा एरिया रंगेंगे, इसको भी रंग देंगे, बस किसको छोड़कर, दोनों में जो कॉमन है यह वाला हिस्सा छोड़कर, यानी इसको छोड़कर बाकी समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट में टोटल ना बच गया तो सब कुछ रंगेंगे, बस यह कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट छोड़कर। समझ गए? और यही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों तो आपस में बराबर होता है, तो इसके लिए भी यही फिगर लागू होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े अच्छे तरीके से रंगेंगे, थोड़ा डायग्राम हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। आराम से बैठ के आप पेंसिल लेना, पेंसिल को लेके आराम से उसको रंगना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको ऐसे बना लो, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। मेरा तो थोड़ा रफली आपको बना दिया समझाने के लिए, लेकिन आप बनाना तो कुछ लगना चाहिए कि वाह हम लोग कुछ फिगर बनाया। इसको आराम से बैठ के रंगना। मैं तो ऐसे भी कलर चिपका देता, मैं चाहता तो मैं इसमें ऐसे कलर डाल देता, ठीक है, कोई दूसरा कलर लेके ऐसे डाल देता, ये वाला इसमें डाल देता और इसमें डाल देता, यह वाला हिस्सा छोड़ेंगे। अब लो ना, हो गया नहीं क्लियर फिगर? समझ गया ना? ये आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका इस तरह से होना चाहिए था। समझ गया ना? ये आपका ए सेट था, ये आपका बी सेट था, यही कॉमन वाला हिस्सा छोड़ के टोटल यूनिवर्सल सेट को रंग देंगे। तो आप पेंसिल से आराम से तिरछा करके पेंसिल से आराम से रंग देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी कि U जो यूनिवर्सल सेट है किसका समुच्चय है? तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, सारे त्रिभुज का ये सार्वत्रिक समुच्चय U है, ठीक है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी कि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसके सभी कोण क्या है? 60 डिग्री के हैं कम से कम। यानी समझिए यहाँ पे U क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, वह U दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। और A क्या दिया है? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय जिसमें जिनमें 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 कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से भिन्न हो। तो हमें क्या पूछ रहा है? तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो A के कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये सभी त्रिभुज छोड़ने होंगे जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से कम हो, उसको छोड़ना होगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा? तो 60 डिग्री से कम वाला। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा जिसमें एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा? तो वह सब 60-60 हो सकते हैं, है ना। एक भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा तो सब 60-60 हो सकते हैं, तभी ना 180 आएगा जी। यानी कि यह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। तो यहां लिख सकते हैं कि A डैश जो होगा सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समझ गया ना? हमने क्या किया? तो इस यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा लिया तो एक का कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश। समझिए यहाँ पे A यूनियन A डैश, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये तो मैंने प्रूफ भी करा रखा है, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हो, मैं इसे प्रूफ भी करा सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो A सेट जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 दिया है, और एक सेट यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक, ठीक है। तो अगर मैं A का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो A का कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या आएगा? 5 6 7 8 9। अच्छा, दोनों का यूनियन निकाल दूं, A यूनियन A डैश, तो आपका देख लो क्या आ जाएगा? ये दोनों का यूनियन 1 2 3 4 कहां तक आ जाएगा? 9 तक आ जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट ही ना हो गया जी। चलिए तो U भर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट और A का इंटरसेक्शन आपका A ही आएगा, यानी यहाँ पे A भरेंगे। चलिए अगला तीसरा देखिए, A इंटरसेक्शन A डैश। A का मतलब क्या है? A का मतलब यहाँ पे सेट A के कोई एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट, और इंटरसेक्शन A डैश का मतलब A का कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इसमें A का कोई भी एलिमेंट नहीं है, अरे यहाँ A के सारे एलिमेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई ना हो जाएगा। चलिए 4 नंबर,
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने प्रूव करा रखा है कि वो फाई होता है, और फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई मतलब रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी आपका फाई ही आ जाएगा। तो ये आपको भर देना होगा, यहाँ भी फाई भरेंगे, यहाँ भी फाई भरेंगे, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर आप फाई भरेंगे और यहाँ भी आप फाई ही भरेंगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां एनसीईआरटी केसीसी ना सबका लिंक दिया है यार। आप वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।